Hello students, hi, how are you? I hope all you are fine. Today we are going to discuss about friction. I am going to tell you some facts about the friction and the definition of friction. So let us start without wasting our time. I'll explain in Hindi also for Hindi medium students, don't worry. So here you can see our topic is friction. Its Hindi meaning is घर्षण. So what is friction? Let me introduce you with the friction. A force who always try to prevent sliding between the two surfaces in contact. कभी भी दो surfaces contact में आकर एक दूसरे पे slide करती है या slide करने की कोशिश करती है तो उसे friction prevent करता है. तो फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है, उस तरीके से अप्लाई होता है दोनों सरफेसेस पे कि वो उनके बीच होने वाली स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर सके, उनके बीच होने वाली स्लाइडिंग को रोक सके या स्टार्ट होने से बचा सके. चलिए, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. डेफिनेटली आई हैव डिस्कस्ड काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप द स्लाइडिंग ऑलरेडी विच इज हैपनिंग. अगर दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही है तब उस जगह उनकी स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट इट इज ट्राई टू प्रिवेंट स्टार्ट ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टू सरफेसेस. तो ये दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग को स्टार्ट होने से पहले स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रहा है, स्लाइडिंग के स्टार्ट होने को प्रिवेंट कर रहा है, तो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. इस केस में दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही सरफेसेस जो कांटेक्ट में एक दूसरे वो रेस्ट में होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. चलिए इसके आगे डिस्कस करते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले थे. चलिए तो शुरू करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, जिसे हम गतिक घर्षण कहते हैं हिंदी में. सो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज कम्स व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट हैव डिफरेंट वेलोसिटीज. जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और उन दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हैं, तब उनके बीच में उन दोनों वेलोसिटीज़ को इक्वल करने के लिए, यानी कि उन दोनों के बीच की स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है हम उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं. चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उनके दो सरफेसेस हैं वो जो कांटेक्ट में हैं. मैंने इनको दूर दूर दिखाया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. तो मैंने एक को नाम दिया सरफेस 1 और लोअर सरफेस को नाम दे दिया सरफेस 2. हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस जो है वो v1 स्पीड से ट्रैवल कर रही है और सेकंड सरफेस जो है वो v2 स्पीड से ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में. और मैं ये मानता हूँ अभी समझाने के लिए कि v1 अगर ग्रेटर देन v2 हो तो, अगर v1 ग्रेटर देन v2 हो तो v1 v2 पे स्लाइड करेगा, और इसी स्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए जो हायर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कम करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में. और सिमिलरली जो वेलोसिटी कम है उसको बढ़ाने के लिए उसी की डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. न्यूटन का थर्ड लॉ का भी फॉलो होता है. अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एक सरफेस पे पीछे अप्लाई हो रहा है तो दूसरी सरफेस पे जो कॉन्टेक्ट में उस पर आगे भी अप्लाई होगा. ऐसा करने से ये होता है कि वेलोसिटी एक की कम होती है और जो जिसकी स्लो है या जिसकी कम वेलोसिटी है उसकी बढ़ती है. इस वजह से एक टाइम बाद ये हो सकता है सेम वेलोसिटी पे अटेन कर ले और उस समय जो है वो स्लाइडिंग बंद हो जाती है. ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन का. इस तरीके से हम किसी भी सरफेसेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखा सकते हैं अगर हमें उनकी वेलोसिटीज पता है तो. चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. इस बार मैंने ये कहा कि लोअर सरफेस की वेलोसिटी ज़्यादा है और अपर सरफेस की अगर वेलोसिटी कम है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में फिर से, तो हम देखते हैं कि जो हायर वेलोसिटी है वो है लोअर सरफेस
तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा इसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि ये स्लाइड करेगा ऊपर वाले पे। और अपर सरफेस की जो वेलोसिटी है वो कम होने की वजह से फ्रिक्शन उस पर आगे लगेगा, ताकि फ्रिक्शन उस वेलोसिटी को बढ़ाए और जो हायर वेलोसिटी है उसको कम करे, ताकि एक टाइम बाद दोनों जब सेम वेलोसिटी अटेंड कर लेंगे तो इनके बीच में स्लाइडिंग बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को अप्लाई किया जाता है सरफेसेस पे। ये हमेशा टेंजेंशियल रहती है, पैरेलल टू द सरफेस रहती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर कि हम उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने डायग्राम बनाया लेफ्ट साइड में, दो सरफेसेस मैंने शो किए। एक की वेलोसिटी लेफ्टवर्ड मैंने शो करी है, v1 स्पीड से वो लेफ्टवर्ड मूविंग है, और दूसरा जो सरफेस रहेगा वो राइटवर्ड मूविंग है विद स्पीड v2। जब भी दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं तो v1 और v2 की वैल्यू कुछ भी हो, आप दोनों ही वेलोसिटीज़ के अपोजिट फ्रिक्शन अप्लाई कर देंगे। जैसे v1 ये है तो इसके अपोजिट फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे, इस सरफेस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, और v2 इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि f के एक सरफेस पे इधर लगेगा तो दूसरी सरफेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा। दोनों हर बार देखने की ज़रूरत भी नहीं होती। चलिए, तो अपर सरफेस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। दोनों की जो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ हैं उनके अपोजिट लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें भी फ्रिक्शन जो है वो कैसे एक्ट होता है देखते हैं। तो यहाँ पे दो सरफेसेस है तो कि सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनके बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी और ना ही स्लाइडिंग की टेंडेंसी रहेगी। सो यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। सो नो फ्रिक्शन विल बी इन बिटवीन दीज टू surfaces who are traveling with the same velocities. When I say same velocities, it means they are having same direction as well as same magnitude, right? So there will be no friction because both are at rest with respect to each other. Okay, so further ahead I am going to discuss about the magnitude of kinetic friction. What will be the magnitude, what will be the amount of the kinetic friction will be there between the two surfaces, that I am going to discuss about in the next few minutes. Okay, हेलो, तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखिए, मैंने एक केस बनाया यहाँ पे, दो सरफेसेस जो डिफरेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक केस लिया। डायरेक्शन अभी हमने बहुत सारे तरीकों में, बहुत सारे केसेस में डिस्कस कर लिया। अब हम डिसाइड करेंगे कि अमाउंट कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स का, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो चलिए ये डिसाइड करते हैं बाय द लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं इससे डिसाइड होगा। यानी कि एक दूसरे की प्रेसिंग को जो डिफाइन करता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कि दो सरफेसेस एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं, इसका मेजर हम डिसाइड करते हैं हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना स्ट्रांगली एक दूसरे को प्रेस कर रही है उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उतना ही जल्दी वो अपनी स्लाइडिंग को रोक लेंगे, यानी कि दोनों सेम वेलोसिटी अटेंड कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ से
तो हमें इक्वल टू और एक कांस्टेंट अप्लाई करना होता है जिसकी वैल्यू प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। ये हमेशा एक पेयर के लिए डिफाइन हो जाती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो लॉ बन जाता है या इक्वेशन जो बन जाती है दैट इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जहाँ पे म्यू के जो होता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से हम ये कांस्टेंट लगाते हैं और इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली किसी भी पेयर ऑफ सरफेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, किसी सिंगल सरफेस के लिए नहीं डिसाइड होता। ये हमेशा पेयर ऑफ सरफेस जो कांटेक्ट में आती है उनके लिए डिफाइन किया जाता है। ओके, सो म्यू के एज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। ये डिपेंड करता है दोनों सरफेसेस की नेचर कैसी है। अलग अलग पेयर लोगे सरफेसेस की तो म्यू के की वैल्यू अलग अलग आएगी। हो सकता है सेम भी आ जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार अलग ही आए। तो देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसी म्यू के बारे में थोड़ा सा, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर जिसमें हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एफ के इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। यूजुअली हम कम स्पीड्स की बातें करते हैं तो उनमें जो है हम ये मान के चलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्पीड पे वेरी नहीं करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलिए बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू के। द सिंबल इज कॉल्ड म्यू, MU, इट्स म्यू के। सबस्क्रिप्ट में मैंने के लिखा है फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, सो म्यू के लिखा है मैंने। तो ये म्यू के की जो वैल्यू होती है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। आप सरफेसेस कैसी ले रहे हो, आप एल्यूमिनियम और ग्लास ले रहे हो, आप एल्यूमिनियम और आयरन ले रहे हो, कौन सा पेयर आप चूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कई बार सरफेस कितना रफ है, कई बार स्मूथ भी होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन रफनेस ऑफ द सर्फेसेस। दोनों सर्फेसेस की रफनेस पे भी ये डिपेंड करता है और ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो मैं कहूँगा कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। चलिए, इफ म्यू के इज लार्ज, सपोज अगर रफनेस अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि म्यू के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और जब म्यू के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा होगी। तो ये इसके बारे में एनालिसिस है। हालांकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है और हमेशा ही पुशिंग फोर्स होता है एक दूसरे की सरफेस को, जो एक सरफेस दूसरी सरफेस को जब पुश कर रही है कांटेक्ट में आने के बाद, तो वो ये पुशिंग फोर्स होता है। और ये जितना स्ट्रांगली पुश करते हैं उतना ही ज़्यादा उन दोनों सरफेसेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितना दो सरफेसेस एक दूसरे से प्रेस्ड होंगी उतना ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है और उतना ही ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स, इसमें हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना सीखेंगे। चलिए तो चलिए मैंने कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन के एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हम काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ कि एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा गया है, रफ सरफेस पे रखा गया है और ग्राउंड जो है वो रेस्ट में है। सिमिलरली ग्राउंड पे एक और ब्लॉक रखा गया है दूसरे क्वेश्चन में। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सब में म्यू के ही है
और ये मानना जा रहा है कि ये भी स्पीड v से चल रहा है और इसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाइड है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके, F फोर्स। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री। तीसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो ब्लॉक एक दूसरे पे है, जो m2 है और एक का मास m1 है, दोनों अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे v1 स्पीड ज़्यादा है v2 से, तो आपको डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है इन दोनों के ऊपर लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन की। दोनों सरफेसेस के बीच की रफनेस के कारण जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू के है। सिमिलरली एक इंक्लाइन पे जो है एक ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो इस पे भी फ्रिक्शन की वैल्यू किधर होगी, कितनी होगी और डायरेक्शन किस तरफ होगी। सिमिलरली एक स्फीयर है, वो अपनी जगह पे घूम रहा है, फिक्स है, वो आगे पीछे नहीं मूव कर रहा, वही की जगह पे घूम रहा है और मैंने ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में इसको लेके आया। जब मैं इसको ग्राउंड सरफेस यानी रेस्ट सरफेस के कांटेक्ट में लेके आया, तो आप मुझे बताइए कि इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी और कितनी होगी अगर मैं इसको सिंपली प्लेस करता हूँ तो। जी, इन क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद मैं अभी सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने इस एम मास को और इस ग्राउंड को अलग अलग करके शो किया आपको। तो देखिए दोनों सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, एक की स्पीड v है, एक की स्पीड 0 है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसके अपोजिट मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई किया और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट दूसरी सरफेस पे आगे अप्लाई किया। चलिए अब मैं अदर फोर्सेस को मेंशन कर देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ग्राउंड इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो प्रेसिंग को डिसाइड करता है, और mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ इस पे नीचे की तरफ फुल फोर्स लगा रही है। चलिए, तो इस ब्लॉक को अगर हम देखें तो इसका वाई डायरेक्शन में किसी भी तरह का मोशन नहीं है, वो वाई डायरेक्शन में रेस्ट पे ही रह रहा है। तो इसका मतलब जो है वो वाई डायरेक्शन में इसके सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे, यानी कि नेट फोर्स 0 है वाई डायरेक्शन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा और mg जो होंगे वो एक्जैक्टली इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, तभी वो नेट फोर्स 0 बना पाते। तो n इक्वल्स टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हम न्यूटन के लॉ से निकाल सकते हैं। रही बात काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उस म्यू के टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन दैट सरफेस। इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है वो हमने कैलकुलेट किया, दैट विल बी इक्वल टू mg ऑलवेज, जब भी इस डायरेक्शन में इस सरफेस पे मूव कर रहा है। तो जैसे ही मैंने नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट की mg, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, f के विल बी म्यू के mg। हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिस्कस कर लिए। चलिए सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन पे भी बात करते हैं और इसी तरीके से हम सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो चलिए सेकंड के बारे में शुरू करते हैं। चलिए सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स F डाउनवर्ड लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, जो कि इसकी प्रेसिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो जब इसकी प्रेसिंग को इंक्रीज कर रहा है दो सरफेसेस की, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम जो है दोनों सरफेसेस को मैंने अलग अलग शो किया है। आप देखिए कि ब्लॉक की जो एफवीडी रहेगी, इस पे जो मैं फोर्सेस मेंशन कर रहा हूँ वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमेशा एक्ट करता है, दैट इज mg डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि सपोर्ट जो ग्राउंड से प्रोवाइड होता है, जो प्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो n मैंने ऊपर की तरफ शो किया है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक f जो है एक्स्ट्रा फोर्स वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में यहाँ पे मेंशन किया है। हम ये मान रहे हैं अभी के लिए कि सभी फोर्सेस जो है एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के घूमने से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन से मतलब है। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई किया है क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है और इसकी वेलोसिटी 0 है, तो हायर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन आप कह सकते हो, 0 ये हायर वेलोसिटी है तो इसके अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने अप्लाई कर दिया।
मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो सरफेस के म्यू कोफिशिएंट और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स जो इस सरफेस पे आ रहा है उसके इक्वल हो। अब यहाँ पे देखें अगर अपन की वाई डायरेक्शन में थ्रू आउट कोई मोशन नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी भी गिवन है क्वेश्चन, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने की वजह से हम ये कहेंगे कि वाई डायरेक्शन पे नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि ऊपर लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नीचे लगने वाले फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। सो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा वो एफ और एम जी दोनों को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए प्रेसिंग बढ़ रही है। देखिए आपको, देखिए पिछली बार नॉर्मल एम जी था, इस बार नॉर्मल एफ प्लस एम जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो प्रेसिंग पे डिपेंड करता है, एक दूसरे को कितना स्ट्रांगली प्रेस कर रहे हैं। तो म्यू के टाइम्स एफ प्लस एम जी प्लेस करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आता है बच्चों को कभी कभी कि सर पहला केस देख के लोग सोचते हैं कि सर ये तो मास पे डिपेंड करता है। नहीं, मास पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट केस में एम जी आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हर बार एम जी नहीं रहता है, तो ये जो है प्रेसिंग पे डिपेंड करता है, हमेशा एन पे डिपेंड करता है, और एन की वैल्यू हमेशा एम जी नहीं होती है। चलिए थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो चलिए थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं और मासेस जो है उनके m1 और m2 है, और ये दोनों, ये पूरा सिस्टम जो है ग्राउंड पे प्लेस है, और हर सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू के दिया है, यानी कि m1 और m2 के सरफेसेस के बीच का या सरफेस पेयर का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू के है, और m2 और ग्राउंड के बीच का भी सरफेस ऑफ कोफिशिएंट म्यू के है, हमने मान लिया। m1 v1 स्पीड से जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, m2 भी उसी डायरेक्शन में v2 स्पीड से जा रहा है, और ये बोला गया है क्वेश्चन में कि v1 जो है वो v2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप्लाई करनी है और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम्स बना रहा हूँ, हर एक ब्लॉक को अलग से मेंशन कर रहा हूँ और उस पर फोर्सेस मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट m1 मास का जो ब्लॉक है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा m1g, और एक सपोर्टिव फोर्स प्रोवाइड होगा n1 जो कि सपोज m2 की सरफेस से प्रोवाइड हो रहा है, इस m2 की सरफेस से प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों ही सरफेस पे एक n1 इस पे ऊपर लगेगा तो नीचे भी लगेगा दूसरी सरफेस पे। चलिए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि v1 की स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे रहेगा। तो सिमिलरली न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग m2 की जो अपर सरफेस रहेगी इस पे फ्रिक्शन आगे रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अपन फर्स्ट ब्लॉक की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में फिर से कोई मोशन नहीं होने की वजह से हम कहेंगे कि जो नॉर्मल वन है वो m1g के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने फर्स्ट नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, राइट। तो जो फ्रिक्शन होगा एफ के की जो वैल्यू होगी वो सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं म्यू के टाइम्स n1, और ये आ जाएगी म्यू के m1g, और इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी अपर सरफेस पे आगे की तरफ लगेगा। चलिए सेकंड ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पे फोर्सेस मेंशन करते हैं। अगेन m2g ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे पुल करेगा, n2 एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड होगा, ग्राउंड और इसके बीच के पेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी एक n2 प्रोवाइड होगा और ग्राउंड पे नीचे प्रोवाइड होगा, और n1 जो है वो m1 पे ऊपर लगा था m2 के कारण, तो m1 भी नीचे अप्लाई करेगा, यहाँ पे n1 का पेयर नीचे की तरफ आएगा। चलिए तो यहाँ पे ओवरऑल तीन फोर्सेज आ गए, n2 ग्राउंड की वजह से नॉर्मल, m1 ब्लॉक की वजह से नॉर्मल, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, एक और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे ज़रूर आएगा। m2 की वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में है और ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इन दोनों सरफेसेस के लिए बीच की स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक फ्रिक्शन m2 पे आएगा इस लोअर सरफेस पे, वो उसको f के डैश मान लेते हैं। चलिए तो लोअर सरफेस पे या कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के टाइम्स
उस सरफेस पे जो नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, इस सरफेस पे कौन सा नॉर्मल आ रहा है? दैट इज n2, तो म्यू के टाइम्स n2 जो ग्राउंड इसको प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, तो ये हमारा फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि n2 जो रहेगा वो n1 प्लस m2g रहेगा, बैलेंस कर रहा होगा। और n1 हमें पहले से पता है, दैट इज ऑलरेडी m1g, तो हम n2 को डायरेक्टली m1 m2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अच्छा सर, एफ के का क्या रोल है? मैंने कहा कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस पर सिर्फ नॉर्मल पे डिपेंड करता है, तो नॉर्मल पे डिपेंड करता है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया। ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू n2 की वैल्यू इस सरफेस पे जो नॉर्मल आएगा वो ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, और ग्राउंड के थ्रू प्रोवाइड किया गया फोर्स जो है वो n2 माना गया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये पेयर n2 होगा और यहाँ पे जो पेयर होगा वो n1 होगा। समझ गए बेटा? चलिए आगे थर्ड केस डिस्कस करते हैं। तो चलिए फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। इसमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जो कि फिक्स है और रफ है। इस पे ऊपर एक ब्लॉक है जिसको हमने छोड़ा और ये उस पर स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है। चलिए मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, फोर्स डायग्राम ऑफ मास m ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में हम कहेंगे कि एक तो mg डाउनवर्ड लगता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है ग्रेविटेशन फोर्स, और एक सपोर्टिव फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यानी कि इन दोनों की प्रेसिंग जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा, इंक्लाइन अप्लाई करेगा इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए मेंशन भी कर देता हूँ जी। अब दो फोर्स ये लग रहे हैं, और तीसरा फोर्स जो रहेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, क्योंकि नीचे स्लाइड हो रहा है, ग्राउंड की स्पीड 0 है, तो इस पे इस स्पीड के अपोजिट जो है, इस वेलोसिटी के अपोजिट सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन रहेगा इस ब्लॉक पे। चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इस सरफेस पे जो रहेगा वो म्यू के टाइम्स इस सरफेस पे जो नॉर्मल प्रोवाइड हो रहा है लोअर सरफेस के कारण, तो वो है n। अब यहाँ पे देखिए n इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस और mg इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग mg के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, दो वेक्टर कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। जैसा कि हम ज्योमेट्री से देखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अच्छे से, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, mg हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 थीटा, तो ये पूरे ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा। अब ये देखिए सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट किया हमने, mg cos थीटा जो है, तो 90 माइनस थीटा है, एक सम 90 है तो दूसरा थीटा होगा। तो हमेशा ये प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि ये एंगल हमेशा हमें ध्यान में रहता है कि अगर इंक्लाइन का एंगल थीटा दिया हुआ है तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट cos थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा रहेगा। सिंपल ज्योमेट्री। चलिए तो अब हम इसको एक और कंपोनेंट करा हमने जो कि अलोंग द इंक्लाइन आया, mg sin थीटा। चलिए तो रही बात काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू के टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि अलोंग द इंक्लाइन मोशन रहेगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई भी मोशन नहीं रहेगा। यानी कि हम अलोंग द इंक्लाइन को x एक्सिस बोल देते हैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को y एक्सिस बोल देते हैं। क्योंकि y एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं है, तो y एक्सिस में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। समेशन ऑफ नेट फोर्स इन y विल बी 0। तो देखिए y डायरेक्शन में कौन फोर्स ऊपर की तरफ है, दैट इज नॉर्मल, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? mg cos थीटा। सो n जो रहेगा यहाँ पे mg cos थीटा के बराबर रहेगा हमेशा। तो इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, और इस तरीके से मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब इससे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके मोशन का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। चलिए फिफ्थ केस डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए फिफ्थ केस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्फीयर है एम मास का जो कि ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है और उसको मैंने रखा और यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है। जब तक स्लाइडिंग हो रही है, चलिए उस केस में अपन फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेट्स से म्यू के ऑफ दिस टू सरफेसेस और द पेयर ऑफ सरफेस। चलिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, फोर्सेस मेंशन कर देता हूँ। स्फीयर पे जो है ये जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, जो सपोर्टिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी या प्रेसिंग जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे पे एन अप्लाई करेंगे। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड पुल होती है, सेंटर पे अप्लाई होती है। और फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल अप्लाई रहेगा। किस डायरेक्शन में? देखिए लोअर सरफेस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट रहेगा, इसकी टेंडेंसी किस तरफ है या इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि इस तरीके से घूम रहा है। इस तरीके से घूमने की वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी है लोअर पॉइंट की, वो इस डायरेक्शन में है। और इस वजह से, और ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे हम इस v के अपोजिट यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे ऊपर वाली सरफेस, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की लोअर सरफेस, और इधर ग्राउंड पे अपर सरफेस पे F के आगे हो जाएगा न्यूटन का लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि फिर से वाई डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं है, थ्रू आउट ये जो है एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन रहता है। तो वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होने की वजह से वाई डायरेक्शन के फोर्सेज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस ही कर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड हो रहा है और जो एम लग रहा है वो दोनों इक्वल होंगे और कोई फोर्स है नहीं। तो यहाँ पे हम क्लियरली फिर से कह सकते हैं कि एन इक्वल्स टू एम रहेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो रहेगा वो म्यू के टाइम्स एन की वजह से म्यू के एम रहेगा। तो आई होप काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। सॉरी, तो एक और केस डिस्कस कर सकते हैं हम। सिक्स्थ केस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट को ए से एक्सेलरेट किया जा रहा है ऊपर की तरफ, और इसके अंदर रखा हुआ ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है v स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और इस लिफ्ट और इस ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है म्यू के। चलिए इसमें भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए इस ब्लॉक की मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मैंने फोर्सेस मेंशन किए। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि लिफ्ट प्रोवाइड करेगी ब्लॉक को, और ब्लॉक पे ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड एनर्जी। तो ये सारे ब्लॉक पे फोर्सेस मैंने मेंशन किए। अब देखिए इसकी जो स्लाइडिंग है, इसकी वेलोसिटी हायर है और इस डायरेक्शन में है, तो इस पे जो फ्रिक्शन रहेगा वो पीछे की तरफ रहेगा और लोअर सरफेस पे रहेगा। चलिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक जितने भी केसेस हुए थे तो वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं था। इस बार जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसलिए हम जब भी एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लिखते हैं वो हमेशा F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन की हेल्प से लिखते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन ऊपर है तो ज़रूर नेट फोर्स ऊपर रहा होगा। नेट फोर्स ऊपर रहा मतलब ऊपर की तरफ n है, नीचे की तरफ mg है ना। तो नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में कितना हो गया? मैं कहूँगा n माइनस mg। जैसे मान लीजिए कि ये 100 है और ये 30 है, तो 100 माइनस 30 70 नेट फोर्स रहा ऊपर के डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स रहेगा वो रहेगा n माइनस एम जी ऊपर के डायरेक्शन में, इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास ऑफ द ब्लॉक, m मास जो है वो a से एक्सेलरेट तभी होता है जब उस पर नेट फोर्स f हो। तो नेट फोर्स कितना है? n माइनस एम जी माना जा रहा है और इक्वल्स टू m। ये इक्वेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। चलिए आप चाहे तो इस इक्वेशन को और आसान बना सकते हैं इस तरीके से लिख के कि ऊपर m है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सारे फोर्स लिख दीजिए, mg नीचे तो ऊपर की तरफ माइनस mg लिख दीजिए और ये एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हुआ? n माइनस mg ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन f और मास m, तो f इक्वल टू m इंटू ए। इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो ये इक्वेशन। तो इस तरीके से मैंने फाइंड किया कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एम ए प्लस एम जी आर है, यानी कि बढ़ ही रहा है, राइट। तो जब बढ़ ही रहा है तो इस नॉर्मल को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। चलिए आई होप
आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखना और डायरेक्शन निकालना समझ आया हो। इसके बाद हम आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर, अभी एग्जांपल्स करेंगे मोशन के ऊपर। चल धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ओके, गुड लक।